तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। और चर्चा के तहत अब बहुत ही संजीदा विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारा विचार जो है बातचीत के केंद्र में वो ये है कि सियासी तनाव, कश्मीर में चुनाव। संदर्भ ये है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव के संदर्भ में गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हृदेश कुमार ने यह बताया है कि हम 2019 के बाद वापस मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम आरंभ कर चुके हैं और जो भी मतदाता जम्मू कश्मीर में अपने वोटिंग राइट का अर्थात मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह 25 नवंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कि जो भी इच्छुक है उन्हें इसके साथ में निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। ये पहला मौका होगा जब गैर कश्मीरी अपना नाम न केवल मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे बल्कि मतदान का प्रयोग भी कर सकेंगे। अभी तक के हालात ये रहे हैं कि गैर कश्मीरियों को विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में मताधिकार का अधिकार नहीं था, पर अब ये होगा। लेकिन इस घोषणा के बाद से वहाँ पर विवाद पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय सियासी पार्टियां हैं वो इसके संदर्भ में विरोध कर रही हैं। उनका मानना है कि इसके माध्यम से एक बड़े डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश में सत्तारूढ़ है, इस प्रावधान के माध्यम से बैकडोर एंट्री करना चाह रही है। चूंकि उसे वैसे तो जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकता है, तो अब बाहरी लोगों के माध्यम से वह अपना समर्थन जताने की कोशिश करेगी। इस घोषणा के तहत साफ जाहिर है कि जो सुरक्षा बल के तमाम जवान वहां पर तैनात हैं वह भी अब कश्मीर का मतदाता बन अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। जो तमाम प्रवासी मजदूर कश्मीर में आते रहते हैं वह भी वहां का मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसी को लेकर बेचैनी है। चुनाव आयोग का दावा है कि तकरीबन 25 लाख के करीब नए मतदाता इस अभियान के दौरान जुड़ जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है तकरीबन 30% के करीब नए मतदाता जुड़ जाएंगे। 30% एक बहुत बड़ी संख्या होती है और शायद इसी के कारण से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी दोनों बेहद चिंतित हैं। क्या उनकी चिंता जायज़ है? उनका दावा है कि यह संविधान के साथ मखौल है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर हम बात करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत साथ में है। वो हैं ओपी रावत जी के रूप में जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, देश के जाने माने प्रशासनिक अधिकारी की उनकी छवि रही है। हमारे साथ ताजिम डार साहब हैं जो प्रवक्ता हैं पीडीपी के जम्मू कश्मीर से, और साथ ही डॉक्टर ताहिर चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वह भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मैं रावत साहब से समझना चाहता हूँ और रावत साहब से समझूं उससे पहले महबूबा मुफ्ती के बयान को साझा करना चाहता हूं। एक बार सुने महबूबा मुफ्ती कह क्या रही। जो इस वक्त हो रहा है ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। उन हिंदुस्तानियों से कहना चाहती हूं कि आप समझिए बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये सब वो कह रही है कि हम तो 76 लाख के करीब वोटर हैं आज की तारीख में, 25 लाख और जुड़ जाएंगे। ये प्रावधान क्या वाकई गैर संवैधानिक है? ये दावा है और इसकी हकीकत क्या है? इसके संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ रावत साहब आपसे और समझना चाहता हूँ देश में प्रावधान क्या है। अन्य देश के इलाकों में क्या ये नहीं प्रावधान के तहत मतदाता सूचियों का निर्माण होता है और कश्मीर में कुछ अलग किया जा रहा है, या कश्मीर में कुछ अलग होता था, अब जैसा बाकी देश में होता है वैसा कश्मीर में होने जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है जी, उसके अनुसार जो माइग्रेंट लोग होते हैं अगर वो दूसरी जगह पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाते हैं, और उसकी परिभाषा है जो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रहने लगते हैं, उनको पात्रता आ जाती है कि वो वहाँ पर अपने को वोटर के रूप में एनरोल करा सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिशन उनका है, वो चाहें तो जहाँ वो स्थायी रूप से रहते हैं वहाँ के वो वोटर बने रहें, और चाहें तो जहाँ 6 महीने से ज़्यादा रह गए हैं वहाँ वोटर के रूप में एनरोल कर लें। तो ये प्रावधान आरपी एक्ट में शुरू से है, 1950 से है।
लेकिन जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के कारण वहाँ ये लागू नहीं होता था। लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा है नंबर्स का, वो आप समझ लें कि 19 के समय 76 लाख वोटर थे जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में, और वहाँ के ही सीईओ और वहाँ के जनगणना के अधिकारियों के प्रोजेक्शन के अनुसार 18 साल से बड़े लोग जो हैं वहाँ इस समय वो करीब 98 लाख हैं, 98 लाख हैं। मतलब 22 लाख वोटर तो नेचुरल इंक्रीज जो है वहाँ के वोटर्स में अपने आप हुआ है। जो लोग 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल हो जाएंगे वो सब एलिजिबल होंगे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए, और ऐसे लोग जो प्राकृतिक रूप से वहाँ बड़े हैं जम्मू कश्मीर में वो 22 लाख के लगभग हैं। अब जो नंबर बचता है वो 3 लाख के लगभग बचता है। उसमें हमने जैसे आपको बताया वो डिस्क्रिशन है जी। जो लोग वहाँ पढ़ाने के लिए, जो लोग वहाँ व्यापार करने के लिए, जो लोग वहाँ किसी और कारण से गए हैं, अगर वो 6 महीने से ज्यादा वहाँ रह रहे हैं तो वो चाहेंगे अगर तो वो अपना नाम वहाँ जुड़वा सकते हैं। एक बात समझना चाहता हूँ राव साहब आपसे, ये जो सुरक्षा बल के संदर्भ में प्रावधान है, क्या देश के बाकी इलाकों के संदर्भ में, जैसे असम में भी बड़े पैमाने पर तैनाती रहती है, नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े पैमाने पर सेना या अन्य अर्धसैनिक जवान वहां पर तैनात रहते हैं, क्या उनको भी इसी प्रकार का उन राज्यों में वोटिंग राइट्स रहता आया है, इस प्रकार की परंपरा रही है, या जम्मू कश्मीर में ही पहली बार इस प्रकार से प्रयोग होने जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कहना कि एक जगह प्रयोग हो रहा है। ये सभी जगह प्रावधान लागू है पूरे देश में। आरपी एक्ट 1950 पूरे देश में लागू है और सब जगह प्रावधान है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जो ये सर्विस वोटर्स हैं, आर्म फोर्सेस वाले वोटर्स हैं, ये ड्यूटी वाली जगह पे अपना नाम कभी नहीं लिखवाते। बहुत रेयरली एक आध केस आता है जो लिखवाना चाहते हैं, अदरवाइज उनके जो वोट हैं हमेशा अपने राज्य में होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ मतलब हजारों की संख्या में सर्विस वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और उनका वोट जो है पोस्टल बैलेट के जरिए उन्हीं राज्यों के चुनाव के लिए आता है। तो इसलिए ये शंका मुझे नहीं लगता कि बहुत आधार वाली है कि जो सुरक्षा बल हैं वो लोग भी अपने आप को यहाँ इसमें रजिस्टर करवा लेंगे। दूसरे क्या है कि उनकी ड्यूटीज भी बदलती रहती हैं, तो वो एक जगह 6 महीने से ज्यादा रहते भी नहीं है। तो इस तरह की कई अड़चने उनमें हैं और उनका रुझान हमेशा अपने स्थायी निवास पर रजिस्टर होने का रहता है। एक और आखिरी बात जो आपसे करना चाहता हूं रावत साहब इस मौके पे, क्योंकि मैं राजनीतिक चर्चा पे आपको नहीं लाना चाहता, इसमें कहा गया कि निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये एक बात अपने आप में चौंकाती है। इसके संदर्भ में कुछ वस्तुस्थिति आप बताएंगे, क्या निवास प्रमाण पत्र की जरूरत बाकी देश में जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसमें पूरी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था है कि जो हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो खुद जाके वेरीफाई कर लें कि वो व्यक्ति ऑर्डिनरीली वहाँ 6 महीने से ज्यादा रह रहा है कि नहीं। इसलिए उसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जरूरत है इसकी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत का नागरिक है। बाकी वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन में वो प्रमाणित होना चाहिए कि वो वहाँ 6 महीने से ज्यादा से रह रहा है। तो काफी कुछ हमें वस्तु स्थिति कानूनी दृष्टि से ओपी रावत साहब, जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने बताई है। अब मेरे साथ में ताजिम डार साहब हैं, जिनकी पार्टी इस बात से बहुत नाराज है। डार साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, जो देश में बाकी हिस्सों में वही अब जम्मू कश्मीर में है, तो आप इतने तड़फड़ा क्यों रहे हैं, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि मैं दूसरी बार आपकी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आया हूं जी। और पहली बार जब मैं आपकी इस चर्चा में आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे पत्रकार आप जैसे निर्भीक और निर्भय पत्रकार अभी भी मौजूद हैं इस देश के अंदर, जो खुल के बात रखते हैं। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा पहले। थैंक यू साहब। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि एक्सपर्टीज जो है इस वक्त रावत साहब की है, उन्होंने इस पे बयान कर दिया। हमारा एक सियासी इशू इसके ऊपर है। कल जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपने आप में ही बहुत सारे खदशात जो थे वो पैदा कर दिए जी। उन्होंने ये कहा कि 25 लाख से ज्यादा वोटर ऐड होने जा रहे हैं और जो लोग बाहर के कोई भी वोटर जो होगा वो यहाँ एडअप हो जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर अपने आप में एक खसूसी हैसियत रखता था, जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, कानूनी तौर पर भी और पॉलिटिकल तौर पर भी जी। मैं रावत साहब से विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिगार्ड जानना चाहूंगा कि जो नागालैंड 371
उस आर्टिकल के तहत स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है, क्या वहां पे जाके मैं आम शहरी की हैसियत में वोटर बन सकता हूँ? जी मुझे इसके बारे में वो जरूर रोशनी डालें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक इस वक्त एक डेमोग्राफिक चेंज जो इसके संदर्भ में नजर आ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज सिर्फ हिंदू मुसलमान को लेके बात नहीं कर रहा मैं। जी डेमोग्राफिक चेंज डोगरा वर्सेस अदर्स, जी कश्मीरी वर्सेस अदर्स, लद्दाखी वर्सेस अदर्स। यहां तक आप जम्मू का रहने वाला डोगरा जो है वो इससे पूरे का पूरा डिसएम्पावर हो जाएगा। कश्मीर का रहने वाला पूरे का पूरा अपने आप को डिसएम्पावर महसूस कर रहा है। मेरा मकसद है कहने का कि ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो अपने आप में लोगों के जहनों में बहुत सारे खदशात पैदा करके गई है। तो हम लोगों का उन खदशात के ऊपर रिएक्ट करना बनता है। और जब तक अगर आप जम्मू के डोगरा की शिनाख्त खत्म करके वहां पे आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए तो हम आवाज उठाएंगे। आप कश्मीर में कोई चीज करना चाहते हैं, उसके लिए तो आवाज उठाएंगे। पर डॉक्टर साहब, रावत साहब ने बहुत स्पष्ट किया और आंकड़ों की शक्ल में बताया कि 76 लाख हैं आज की तारीख में मतदाता, 22 लाख कश्मीर में ही रहने वाले लोग हैं जो इस दौरान 18 वर्ष की आयु पूरा करके अब नए वोटर के तौर पर जुड़ रहे हैं। कुल 3 लाख की आबादी संभावित है जो कश्मीर की नहीं है पर कश्मीर में आकर रह रही है और वो शायद वोटर बन सकती है। देश में कानून है 1950 से है, अर्थात 75 साल ना सही 72 साल पुराना तो कानून है जो ये कहता है कि 6 महीने अगर आप किसी इलाके में निवास करते हैं तो आप वहां पर अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिक्कत क्या है इससे? मैंने आपसे पहले फरमाया कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने अपने आप में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जहनों में खदशे पैदा कर दिए हैं। मेरी तो बीजेपी के कई लोगों से बात हुई है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद जो है उनको भी जहनों में खदशा है। हर एक आदमी जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। आज आप ये कहते हैं कि जम्मू का रहने वाला डोगरा जो है वो सोच रहे हैं शायद बाहर से 25 लाख लोग आगे वहां बस जाएंगे या कहीं और बस जाएंगे। जो कॉमन आदमी है जिसको मुझे अगर हक है 6 महीने के लिए जो आदमी वहां आएगा वो मेरा एमएलए चुनेगा और 6 महीने के बाद वो वापस चला जाएगा। और मैं जो यहाँ रहने वाला हूँ देखता रह जाऊंगा कि जो चुन के वो वापस चला गया है मैं उसको देखता रहूंगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट तो जम्मू कश्मीर के लिए पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है उसमें खदशात बहुत बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट को इसको क्लियर करना चाहिए और क्लियर करके सामने आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कल की पत्रकार वार्ता ने भ्रम बहुत पैदा कर दिया, एक धुंध सी छा गई है जिसके तहत वास्तविकता समझ में नहीं आ रही है और इसलिए इस प्रकार का वातावरण बन रहा है। तो मेरे साथ में डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता, उनसे ही समझना चाहेंगे आप ऐसा माहौल बनवाते क्यों हैं? ताहिर भाई, ये सीधा सवाल है और आपके संदर्भ में ये आशंका क्यों रहती है? आप 3 साल बाद भी ऐसा विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाए जम्मू कश्मीर में कि एजेंसियों से जुड़े हुए व्यक्ति कुछ कहें और लोग एतबार करें कि आप राज्य का हित चाह रहे हैं? आपकी कही हुई हर बात पर, अर्थात केंद्र सरकार के नुमाइंदों की हर बात इतनी शंका की दृष्टि से देखी क्यों जाती है? देखिए हिमांशु जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर शक करना चाहिए जी, ना सरकार के ऊपर करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है जम्मू कश्मीर की कि जब भी कोई चीज जम्मू कश्मीर में आती है, यूनियन टेरिटरी बनने के और बहुत सारी चेंजेस आई, उसमें ये भी एक सबसे बड़ी चेंज है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा होने जा रहा है जी। लेकिन हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये चीज हो रही है। जैसे रावत साहब ने बताया, उन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज थे वो उन्होंने क्लियर कर दिए जी। और जम्मू कश्मीर में हमें पाकिस्तान वेस्ट रेफ्यूजीज के बारे में सोचना है जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाले। हमें गोरखा समाज के बारे में देखना है जिन्होंने कभी वोट नहीं डाले। हमें वाल्मीकि समाज के बारे में देखना है जिन्होंने कभी वोट नहीं डाले। लाखों की तादाद में ये लोग हैं। और जहां तक बात आती है 18 साल के बाद जो अब हमारे नए वोटर आएंगे, वो लोग आएंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि 25 लाख के लगभग, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है जी। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जब इलेक्शन होती है हर किसी को हक है अपना वोट डालने का। सभी लोग वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा, प्रॉपर ढंग से होगा, पब्लिक की चुनी हुई सरकार आएगी। लेकिन फिर बदकिस्मती वही होती है कि कश्मीर में 2%, 4%, 5% वोटिंग होती थी और एमएलए जीत के आ जाता था। 10-12% पे तो एमपी बन के आ जाता था। अब देखिए कश्मीर में क्या होता रहा है, इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन वहां पे पत्थरबाजी करवा दी जाती थी, बंद की कॉल करवा दी जाती थी कि वोटिंग प्रॉपर ढंग से हो ही ना, क्योंकि पहले ही मैच फिक्सिंग होती थी कि किसकी सरकार बनानी है, किसको जिताना है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन आज रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो चुका है कि आने वाला टाइम उन लोगों का ठीक मैं नहीं ताहिर है। साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं
ये कश्मीर की जो भी स्थानीय पार्टियां हैं उन्हें आपकी नीयत और नीति पर इतना संदेह क्यों रहता है, ये एक सवाल है। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने, और सब चिल्ला रहे हैं भाजपा कब्जा करने जा रही है, पीछे से कब्जा करने जा रही है, भाजपा का सब कुछ रचा बसा है। ये आपने माहौल क्या बनाया कि हर कोई वहां का आपको इतनी संदेह भरी निगाहों से क्यों देखता है तैर भाई? देखिए हिमांशु जी, 70 साल तक इन लोगों ने जो कुछ किया जी, वो पूरे देश ने देखा, जी, कश्मीर के अवाम ने देखा, जी, कश्मीर का आम आदमी इन लोगों से परेशान रहा, जी, पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे, जी, जम्मू कश्मीर बैंक के बाद पाकिस्तान बैंक लिख देते थे ये लोग, जी, हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, जी, इनके अपने कैलेंडर इशू किए जाते थे कि किस दिन बंद की कॉल होगी, किस दिन। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस तो खुलते ही नहीं थे। पहली बार श्रीनगर के अंदर ऐसे चौधरी साहब, मैं हालात। बहुत विनम्रता के साथ में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जाना मुझे रावत साहब के पास है, लेकिन आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ आप सरकार बनाते थे या अपने साथ सरकार में शामिल करते थे? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन्हें आपने केंद्र सरकार में अपने साथ मंत्री बना लिया। जिनके ऊपर आप अभी हमारे साथ में डार साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी के साथ आपने जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना के चला ली। उस समय आपको याद नहीं रहा कि ये क्या करते हैं, जितने गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं? या आज रास्ते जुदा दिखते हैं तो आपको लगा ऐसे आरोप आसानी से देश में सिरे चढ़ जाते हैं तो बोल दिया जाए? कश्मीर में जो सिस्टम चलते रहे, जो हालात बनते रहे, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन अब कश्मीर के स्कूल भी खुल रहे हैं, कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, कश्मीर में चहल पहल है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर का आम नागरिक खुश है, आम इंसान खुश है। चौधरी साहब, आप मुद्दे पर रहिए। मैंने सवाल किया, आप इतने गंभीर आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के संदर्भ में लगा दिए। अतीत में आप इन्हें अपनी साथ या तो सरकार में शामिल रखें या इनके साथ सरकार बनाएं। इतने गंभीर आरोप जिनके ऊपर आप लगा रहे हैं, इनके साथ सरकार में फिर कैसे रह लिए? नहीं, देखिए सरकार जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी थी, कुछ इश्यूज को लेके बनाई गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सही रास्ते पे लाना था। लेकिन सरकार गिराई भी हमने। अब इस चीज का भी जवाब सुनिए ना, सरकार गिराई किसने? भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु जी, हम लोग सरकार के भूखे नहीं है। हमें देश आगे चाहिए, तिरंगा आगे चाहिए, हमें देश आगे चाहिए, तिरंगा आगे चाहिए। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ओपी रावत साहब के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार उनका हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब, ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा 47 में बना था और हम लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा खड़े रखने के लिए यहाँ की रीजनल पार्टीज ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये जो नया ढोल पीट रहे हैं यहाँ पे पैट्रियटिज्म का, किसी ने खूब कहा है कि पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स। ये मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ पैट्रियटिज्म की बातें कर करके लोगों के हालत खराब करके रख दी है इन लोगों ने। आज ये कहते हैं कि हमारी यहाँ पे कोई वाजपेयी जी ने 2002 के इलेक्शन के बाद लाल किले के ऊपर पे कहा था कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। ये अपने वाजपेयी जी की बातों को नकारते हैं क्या आज? ये अपनी वाजपेयी जी की बातों को नकारते क्या, ये सवाल है। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ रावत साहब के पास में, और रावत साहब से ताजिम डार साहब ने जो सवाल किया उस पर कुछ स्पष्टता चाहता हूँ। ताजिम डार साहब कह रहे हैं कि नागालैंड में क्या हम अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जो धारा 371 के तहत शासित हो रहा है? एक सवाल उठाया है। इसके संदर्भ में रावत साहब कुछ स्पष्ट तौर पर आप कहने की स्थिति में? एक्चुअली वोटिंग राइट्स के बारे में वहाँ कोई इशू नहीं है। वो इनर लाइन परमिट जो है ट्राइबल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए मांगा जाता है कि कोई भी वहाँ पे अगर बाहरी आदमी आता है तो वो ज़मीन वगैरह नहीं ले सकता। इस तरह का प्रावधान है। इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है वो तो वहाँ भी लागू है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है हमारे साथ में रावत साहब ने साझा की कि अगर नागालैंड में भी आप चाहें और 6 महीने से अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। मैं दूसरा जो आपसे रावत साहब समझना चाहता हूँ कि किसी राज्य के संदर्भ में, जैसे अभी डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा कि 3%, 5%, 10% पर ये लोग चुन लिए जाते थे कुल मतदाता होगा। आपने तो चुनाव के संदर्भ में तमाम सुधारों के संदर्भ में अभियान चलाया था अपने कार्यकाल में। एक न्यूनतम वोटिंग के संदर्भ में कभी बात जहन में नहीं आई कि एक व्यक्ति कहीं का विधायक या सांसद बन रहा है, उससे कम इतना तो वोटिंग वहां पर होनी चाहिए जिसके आधार पर माना जाए कि ये वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कर्फ्यू लग के और 2% और 5% में लोग संसद में और विधानसभा में आके बैठ रहे हैं। इसके संदर्भ में कोई नजरिया रावत साहब आपका? एक्चुअली कर्फ्यू लगने पर वोटिंग हो ऐसा कभी नहीं हुआ। ना
ऐसा सोचा भी जा सकता है, क्योंकि अगर कर्फ्यू लगा है तो पोलिंग वहां कराई भी नहीं जाएगी। लेकिन वायलेंस की वजह से जब बाई इलेक्शन हुआ था श्रीनगर का, उस समय हम लोग भी वहीं थे, तो करीब 6% वोटिंग हुई थी और उसके अनुसार जो परिणाम आया था वो घोषित हुआ था और उसमें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही श्री फारूक अब्दुल्ला जीते थे जी। इस तरह का कोई विचार नहीं किया गया कि न्यूनतम इतने प्रतिशत वोटिंग हो तभी उसको सार्थक चुनाव माना जाएगा और उसके परिणाम जो है वो लागू होंगे। ऐसा कभी विचार नहीं हुआ है। वैसे ये बहुत अच्छा सोच है और पार्लियामेंट और सरकार इस बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम इतने लोग तो वोट डालें। तो रावत साहब इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई 6% पर एक सांसद चुन लिया गया था, तो रावत साहब को लगता है कि इस विषय पर विचार तो किया जाना चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके पास वापस आना चाहता हूं और एक बुनियादी बात पर फिर से आपसे नहीं चाहता हूं। ये तो स्पष्ट हो गया कि 25 लाख बाहरी लोगों को लाकर वोटर नहीं बनाया जा रहा, ये आशंका सही नहीं है। रावत साहब बहुत जिम्मेदार किस्म के अधिकारी रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल मिलाकर 22 लाख तो जम्मू कश्मीर के मूलभूत लोग हैं जो अब युवा हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, मताधिकार की आयु सीमा को प्राप्त कर गए हैं, तो उनके नाम जोड़ने का अवसर आया। इसकी तो आपको प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। नए मतदाताओं का आपके द्वारा स्वागत होना चाहिए। और 3 लाख प्रवासी लोग अगर राज्य में आकर चाहेंगे तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसे मताधिकार का इस्तेमाल तो आप आकर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में आप भी कर सकते हैं। तो इतने परेशान क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं? देखिए, हमारी रियासत बाकी रियासतों से मुख्तलिफ रही है, इस चीज को तो आप मानिए जी। हमारी रियासत ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमें दी गई थी, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी जी। हिंदुस्तान के साथ जब हमारा एक्सेशन हुआ था वो किन बुनियादों पे हुआ था, किन बातें पे हुआ था, ये हिस्ट्री है जी। मैं सिर्फ इसी संदर्भ में रहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर रावत साहब जैसे संजीदा लोग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या वो लोगों को समझाते तो इतनी ज्यादा वो वाला ना मचता। इन लोगों ने जो कल कहा है, हम ये जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से ट्वीट किए गए और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से, वो तो साफ दर्शाता है कि आप किसी न किसी को टारगेट करने के लिए लगे हैं। आप किसी एक मंशा के पीछे, कर्टन के पीछे कोई लोग काम कर रहे हैं। ये तो कल एक वो वाला ऐसे तो नहीं हुआ कि आप कोई बात। तो डॉक्टर साहब का बार बार कहना यह है कि जिस तरीके से बातों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसने कुल मिला के माहौल को खराब किया, उसने संदेह पैदा किया, उसने भ्रम की स्थितियां बनाई और इसलिए इतनी चीजें हुई। अगर रावत साहब जिस संजीदगी के साथ और तथ्यों के साथ बात रख रहे हैं, वैसी बात अगर कल रखी जाती तो शायद इस प्रकार के हालात नहीं बनते। मैं आखिरी बातचीत के लिए ताहिर चौधरी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक रहे, ठीक बने, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि इस विषय में हस्तक्षेप की जरूरत है? क्या आप नहीं मानते हैं कि वाकई माहौल को ठीक करने के लिए नए सिरे से तथ्यों को स्पष्ट करने की जरूरत है, या आप इंकार करेंगे? देखिए, सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से माहौल को ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं हम कामयाब भी हैं जी। अगर आप श्रीनगर के हालात देखते हैं तो श्रीनगर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। हमारे बच्चे, हमारे स्कूल जाने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, रोज का जो कारोबार है लोगों का चलने लगा, टूरिज्म का पहली बार इतना ज्यादा आना कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर हो रही है और जो कभी ना कभी हमें किसी अपने को खोना पड़ता है, इन चीजों के ऊपर भी सिक्योरिटी बड़े हाई लेवल के ऊपर मीटिंग्स कॉल की गई है, बड़े बहुत सारे इश्यूज देखे जा रहे हैं। अरे ताहिर जी, अपन मुद्दे पर रहते हैं ना, कुल मिला के मतदाता सूची को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस चीज को समय रहते स्पष्ट किया जाना चाहिए, एक नए सिरे से इसके तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए? मुद्दे पर रहिए ना। नहीं, देखिए हिमांशु जी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमारी सेंट्रल हाईकमांड को डिसीजन लेने होते हैं। ऑनेबल होम मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनेबल एलजी साहब, उनकी पूरी जो सिस्टम है काम करने का, वो इन चीजों के ऊपर डिसीजन लेते हैं और उनका डिसीजन यही होता है, उनकी कोशिश बड़ी पॉजिटिव रहती है वैली को लेके कि वहां पे हालात कंट्रोल में रखे जाए, सब कुछ अच्छे ढंग से रखा जाए और कहीं ना कहीं सब कुछ कंट्रोल में आए भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ताहिर जी कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कल की पत्रकार वार्ता ने एक भ्रम की स्थिति बनाई है। जितने साफ तौर पर बातचीत इस कार्यक्रम में हुई है, अगर इतने ही साफ तरीके से बातचीत कश्मीर में भी जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी तो उम्मीद है
ये कुहासा छट जाएगा। जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर विश्वास बनाए रखना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर कोई भ्रम के माहौल का निर्माण हुआ है तो उसे समय रहते खत्म किए जाने की जरूरत है। उम्मीद है जिम्मेदार लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये भ्रम की स्थितियां समाप्त हो पाएंगी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सच ये है कि कुछ पार्टियों को या कुछ लोगों को इस बात की परेशानी तो जरूर है कि आखिर ये इलाका देश की मुख्य धारा में इतनी सहजता के साथ शामिल क्यों होता जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी परवाह किए बगैर देश को आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर हमारे लिए गर्व का विषय है, जैसे देश कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर हमारे लिए गर्व का विषय है जैसे देश के बाकी हिस्से अपने आप को देश का हिस्सा मानते हैं, जम्मू कश्मीर को भी इसे अपने आप को देश का हिस्सा मानना चाहिए। और इसी को व्यक्त करता हुआ हमारा शेर ये कहता है, तुझे न माने कोई तुझको क्या मजरू, तुझे न माने कोई तुझको क्या मजरू, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ताचीनों को। मजरू सुल्तानपुरी ने क्या कमाल का ये शेर कहा था। तो कुल मिलाकर हमें आलोचनाओं की परवाह किए बगैर अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम। हर घर तिरंगा